देखिए, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के ऊपर, वो फैसला किसी भी तरह से, किसी भी कानून की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। आर्टिकल 29 विद इन ब्रैकेट 1 साफ कहता है कि हम अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। इस्लामिक कल्चर है, धर्म के साथ साथ एक हम किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से उठना है, खाना पीना है, ये इस्लामिक कल्चर में आता है। और कल्चर की इजाज़त आर्टिकल 29 विद इन ब्रैकेट 1 हर शहरी को देता है। अरब कंट्री में गया हूँ और भी गया हूँ, मैंने नहीं देखी। यहाँ तक मैं इजिप्ट में, जो यहाँ की पहली सभ्यता है, मिस्र में गया, मिस्र में कहीं मुझे बुर्का नहीं दिखाई दिया। कुछ जहाँ सारी बदमाशियाँ ये हिंदू करते थे, राजे रजवाड़े करते थे, इसलिए हिजाब यहाँ की औरतों के लिए बहुत जरूरी होगा। कोई ढक के चलेंगी तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा, तो कौन भरोसा करेगा? ये न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है। यहाँ दलित और मुसलमानों के हित की बात होती है, 20 साल तक मुकदमा लटका रहेगा, तारीख पर तारीख चलती रहेगी। और हमारे खिलाफ आएगा तो 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और कसाब को फांसी दे देगा। भारतीय परिवेश में यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो गया, हिजाब बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक वकालत करूँगा कि भाई मुसलमानों के साथ साथ दलित महिलाओं को भी हिजाब का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने शरीर को रखना चाहिए और यहाँ तक बुर्का भी पहनना चाहिए इनके कहर से बचने के लिए। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद ने पूरे देश में कोहराम मचाया, पूरे देश में उस पर राजनीति हुई और अंतोगत्वा कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। ये कुल मिलाकर जब इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो फिर इसको हम ज़रूरी क्यों करार दें, ये हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन लोग ये जानने और पूछने लग गए कि क्या इस्लाम में है या नहीं, ये जानने हम अदालत पहुँचे थे या फिर संवैधानिक मेरा अधिकार है ये जानने हम अदालत पहुंचे थे। अदालत ने संविधान को कम, इस्लाम को ज़्यादा वहां उसकी व्याख्या कर दी और लोग माने असहमति प्रकट करने लगे और पूरे देश में असहमति प्रकट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर चुके, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। होली की छुट्टी के बाद उस पर सुनवाई की भी तारीख पड़ चुकी है। कोर्ट ने कहा कि होली की छुट्टी के बाद बैठेंगे तो इस पर सुनेंगे। मैं इस पर जानने की कोशिश करूंगा। देश के जाने माने चेहरे हैं, बड़े विद्वान हैं और सभी विषयों पर खुलकर बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। सब संविधान के भी ज्ञानी भी हैं और संविधान रक्षा के मूवमेंट को लगातार चलाते रहते हैं। अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। सर, हिजाब का मामला अब तो नया रहा नहीं, लेकिन कर्नाटक का हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर से जो चीमगोइयाँ शुरू हुई, संसद में भी कुछ आवाज़ गूंजी, कई लोगों ने असहमति प्रकट की, कहा कि संविधान के तहत ये कह नहीं सकते कि हम नहीं मानते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम सहमत नहीं हैं। तो लोगों ने असहमति प्रकट की और सुप्रीम कोर्ट चले गए। कुल मिलाकर मैं एक बात जानूंगा, क्या वाकई जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा वही है कि इस्लाम में नहीं है? हालांकि इस्लाम के विद्वान कह रहे हैं कि वाजिब है, ज़रूरी है और एक प्रतीक भी है, लेकिन वो फैसले में कहा नहीं है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे इस फैसले? देखिए, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के ऊपर, वो फैसला किसी भी तरह से, किसी भी कानून की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। इस देश के कायदे कानून और संविधान को दरकिनार करते हुए इलाहाबाद जो कर्नाटका हाई कोर्ट का उसने फैसला सुनाया है। संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है। संविधान के किसी रूल को उन्होंने वहाँ पे उसमें कोट नहीं किया। आर्टिकल 29 विद इन ब्रैकेट 1 ये कहता है, हमें आज़ादी देता है कि हम जैसा भी हमारी जो संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें, हम किसी धर्म को फॉलो करें। ये उसमें आर्टिकल 29 विद इन ब्रैकेट 1 में साफ लिखा हुआ है। तो वो हमारा लिबास भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर उसने कुरान को या धर्म के नज़रिए से देखा, ये इलाहाबाद कर्नाटक हाई कोर्ट का नज़रिया बिल्कुल गलत था। वो उसके उस धार्मिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और देखा भी तो वहाँ अगर कुरान पाक में अगर ये नहीं लिखा है हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है, तो हिजाब न पहनना भी तो ज़रूरी नहीं है। वो ऐसा भी तो नहीं लिखा कुरान पाक में। और हिजाब पहनने वालों को मारना भी तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये तो फैसला हाँ, अगर उनके हिसाब से, हाई कोर्ट के हिसाब से, अगर इस्लाम में हिजाब ज़रूरी नहीं है तो इस्लाम में हिजाब ना ज़रूरी भी कहाँ लिखा हुआ है कि वो हम अपने हिसाब का कपड़ा नहीं पहनेंगे?
हम जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो जब अपीलेंट उसमें हाई कोर्ट में गए, मूव किया उन्होंने, तो इसी बात को लेके गया, संविधान को लेके, कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि हम अपनी मर्जी का कपड़ा नहीं पहन सकते, हम अपनी मर्जी का लिबास नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो बात नहीं की, संविधान को कोई कोड नहीं किया। आर्टिकल 29 विद इन ब्रैकेट 1 साफ कहता है कि हम अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। इस्लामिक कल्चर है, धर्म के साथ साथ एक हम किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से उठना है, खाना पीना है, ये इस्लामिक कल्चर में आता है। और कल्चर की इजाज़त आर्टिकल 29 विद इन ब्रैकेट 1 हर शहरी को देता है, हर मुसलमान को देता है, हर हिंदू को देता है, हर किसी को भी देता है भारत में रहने वालों को। तो ये संविधान को नहीं देखा उन्होंने, वो सिर्फ वही कुरान का हवाला देखे, पता नहीं कौन से कुरान पढ़ी, कौन सी कुरान नहीं पढ़ी उन्होंने, मैं नहीं जानता। तो निश्चित तौर से हमें आज़ादी है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें क्या पहनना है। और ये वो लोग हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला देने वाले वही लोग हैं कि जो नंगापन बर्दाश्त करते हैं। यहाँ का हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कुछ हो, आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान के समय पर कि वहाँ मतलब दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। स्तन ढकने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये इतना कितना गंदा वो था कि वो अपने जो कुछ अपने बॉडी के पार्ट थे जो न दिखाए जाने वाले थे, उनको दिखाया जाना, मतलब वो उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अपने स्तन को ढककर चलें। ये वही हिंदू लोग हैं, ये हिंदू लोग वही हैं, चाहे कर्नाटक हाई कोर्ट में बैठे हों, चाहे यहाँ देश में बैठे हों, चाहे सरकार में बैठे हों, ये वही लोग हैं, वही आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस मेंटिटी के लोग हैं। सिर्फ इस्लाम को इन्होंने कटघरे में करना है, इस्लाम को इन्होंने गलत ठहराना है, चाहे इनकी दलीलें कुछ भी हों, ये कहीं किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो जब और उस प्रथा को इनके यहाँ कर्नाटक रियासत में बिल्कुल ये हुक्म था कि दलित महिला, अछूत महिला अपने स्तन ढक के नहीं चलेगी। और उस प्रथा को टीपू सुल्तान साहब ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस गंदी प्रथा पर लगाम लगाई और तमाम ब्राह्मणों को उनको सबक सिखाया, जैसा कि लिखा हुआ है। तो ये तो जिनको नंगापन है, इनकी लड़कियाँ तो आज स्कर्ट में घूमती हैं, स्कर्ट में घूमती हैं। और इस जो स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट है वो स्कूल का है, संविधान का नहीं है। स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट संविधान के उसमें नहीं आता। भाई आपका स्कूल कौन से क्या पहनेगा, तो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बदमाशी है। यहाँ ये बताएं कि इन हिंदुओं में जो घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा यहाँ हिंदुओं में है कि नहीं है? वो औरत आ नहीं सकती, बाहर नहीं आ सकती, मिल नहीं सकती। तो ये आज भी हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने ससुर से महिलाएं जो है घूंघट करके जाती हैं। अरे वैसे घूंघट आज भी आप उसके छोड़िए, ये जो राजस्थान है, राजस्थान की महिलाओं को देखो होगी, वो घूंघट में सड़क पार करती हुई नजर आती हैं, उनको मरने का भी खौफ नहीं है। ये घूंघट प्रथा कैसे कंपलसरी हुई? यहाँ जो बदमाशी चलती थी, ये मनुस्मृति यहाँ कहती है, इन हिंदुओं की मनुस्मृति है, वो कहती है कि ब्राह्मण जन्म से ही ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का पति हो जाता है। ब्राह्मण मेल हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमेन इन द यूनिवर्सल। इस तरह की गंदी बातें लिखी हुई हैं। तो इनको पर्दा बेपर्दा से नहीं है। जो लोग थे, जो अच्छे शहरी थे, वो अपनी लड़कियों को जो होती है वो नाबालिग की शादी होती थी, लड़कियां पैदा हुई और शादी हो रही, खास तौर से जहाँ इनके रजवाड़े होते थे राजस्थान में, मतलब कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी कि कहीं उनका ये होना, कहीं लड़की शादी का अगर किसी ने, ठाकुर ने, ब्राह्मण ने उस लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया तो उसके के साथ कोई शादी नहीं करता था। तो इसलिए इनकी कल्चर ने, जो हिंदुओं की कल्चर थी, सवर्ण हिंदुओं की जो कल्चर थी, तो उनकी कल्चर में ये किसी के साथ भी कोई दुराचार कर सकते थे। तो बाल विवाह तभी यहाँ राइज हुआ। बाल विवाह इसीलिए हुआ इनकी बदमाशियों से। यहाँ जो राजपूत, सोकाल्ड राजपूत थे, उनकी बदमाशियों, किसी की बहन बेटियों को पकड़ सकते थे। ये ब्राह्मण, तो ये लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, मैंने नहीं की, इन्हीं के बाप दादा ने लिखी है कि ब्राह्मण मेल हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स। तो उसके इस कहर से, सेक्सुअल कहर से बचने के लिए लोग ये बाल विवाह हो गई कि अगर मान लो उसके बाद में कुछ होता है तो लड़कियों की शादी नहीं होगी, शादी नहीं हो सकती थी। और समय से पहले शादी, समय से पहले ये बाल विवाह इसलिए आई, इन्हीं की बदमाशी की वजह से। जबकि साफ इनका ये कोड ऑफ हिंदू कोड ऑफ लॉ है, मनुस्मृति इनका हिंदू कोड ऑफ लॉ है।
वो क्या कहता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से ये पर्दा प्रथा इन्होंने दी। और यहाँ जब इस्लाम के मानने वाले आए, किसी मुसलमान ने किसी औरत को ये नहीं किया। इन्हीं से इनके रजवाड़े होते थे, रियासतें होती थी, ये मनमानी करते थे। और तो उस मनमानी से बचने के लिए यहाँ हमारे इस देश में पर्दा प्रथा बहुत ज़रूरी हो गया। विदेशों में ऐसा मैं भी गया हूँ, अरब कंट्री में गया हूँ और भी गया हूँ, मैंने नहीं देखी। यहाँ तक मैं इजिप्ट में, जो जहाँ की पहली सभ्यता है, मिस्र में गया, मिस्र में कहीं मुझे बुर्का नहीं दिखाई दिया। तो जहाँ सारी बदमाशियाँ ये हिंदू करते थे, राजे रजवाड़े करते थे। इसलिए हिजाब यहाँ की औरतों के लिए बहुत जरूरी होगा। कोई ढक के चलेंगी तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो ये सारी बदमाशी जो बीमारी कहाँ से पैदा हुई? ये मलेरिया अगर आया तो मच्छर कौन है? मच्छर यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ क्षत्रिय है, यहाँ वैश्य है, जो बदमाशी करते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाते हैं और सारी सेक्सुअल बदमाशी करते हैं। उस सेक्सुअल बदमाशियों से बचने के लिए अपने शरीर को ढकना, अपने चेहरे को ढकना, ये बड़ा ज़रूरी हो गया। आप राजस्थान में चलिए, राजस्थान में आज भी औरतें लंबे घूंघट के साथ बाहर निकलती हैं, आप उनका चेहरा नहीं देख सकते। तो वहाँ कौन सा इस्लाम है? वहाँ कोई इस्लाम नहीं है। आप स्कूल के यूनिफॉर्म को लेकर आप इस तरह से बदमाशी करेंगे कि आप हमारी कल्चर को रोकेंगे। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29 विदिन ब्रैकेट 1 में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उस पर आप प्रहार करेंगे, संविधान को उसको नहीं देखेंगे। वो आप इस्लाम की व्याख्या करेंगे। इस्लाम की व्याख्या करने का किसी भी जज को किसी की औकात नहीं है, किसी को राइट नहीं है कोई इस्लाम की व्याख्या करे। ये बदमाशी कैसे हो रही है? मुसलमान सोया हुआ है और कब तक सोता रहेगा? इनकी बदमाशियों को कब तक बर्दाश्त करेगा? तो ये सारी बदमाशी है जो हिजाब है। इन हिंदुओं से डर की वजह से हिजाब यहाँ इस देश में ज़रूरी है। आज भी देखते हैं कि आज भी देखिए, एक लड़की को तंदूर में जला दिया गया था, कई साल पहले की घटना हुई थी। वो जलाने वाला कौन था? वो भी ब्राह्मण था। और भी तमाम वारदातें हुई हैं। ये हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं, हत्या बलात्कार करने वाला कौन सा है? यही सवर्ण हिंदू है। ज़्यादातर सवर्ण हिंदू हत्या बलात्कार करता है। और उनसे बचने के लिए लोग चाहते हैं उनकी बहन बेटियां पूरे कपड़े पहने। ये नंगापन इनके यहाँ शहरों में, इनके जो सोकाल्ड बड़े घर कहे जाते हैं, वो नंगापन उनके घर में होता है। और हम दलित और मुसलमानों के यहाँ नंगापन हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ अपने शरीर को ढक के रखें। तो ये बदमाशी सारी देखिए कहाँ से हुई। हमें तो कुल मिलाकर इस फैसले को आप ये कहेंगे कि संविधान को सामने रखकर शायद ये निर्णय नहीं दिया गया? देखिए साहब, ये संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं। जिस दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, हाई कोर्ट की बेंच ने दिया, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया। हाई कोर्ट की बेंच ने, आपने याद दिलाया सर, हाई कोर्ट की बेंच ने 3 हिस्से में बांटा और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सारा हिस्सा खत्म। सारा हिस्सा खत्म। पर पूरी देखिए आस्था के आधार पर फैसला था। जो इसकी लखनऊ बेंच की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच थी, उसका फैसला था आस्था के आधार पर, संविधान के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आस्था को आगे रख के वो फैसला दिखाया, संविधान से नहीं है। जो लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है, वो 12 साल तक प्राइवेट ज़मीन पर आपका कब्जा होना चाहिए और 24 साल के लिए उसमें साथ कुछ अमेंडमेंट किया इन्होंने। 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ये खा गए, उसकी जो ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया, वो सारा ये समझिए माफियागिरी की। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद का जो लैंड डिस्प्यूट इन्होंने क्रिएट किया, डिस्प्यूट नहीं था, डिस्प्यूट बनाया इन्होंने उसके लिए, और उस पर बिल्कुल लैंड ग्रेबिंग प्रूव करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद की लैंड ग्रेबिंग हुई, इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है? तो कौन भरोसा करेगा? ये न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है। यहाँ दलित और मुसलमानों के हित की बात होती है, 20 साल तक मुकदमा लटका रहेगा, तारीख पर तारीख चलती रहेगी। और हमारे खिलाफ आएगा तो 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और कसाब को फांसी दे देगा। अरे 3:30 बजे क्या थी? तुम 10 बजे फांसी दे दो, दिन में दे सकते हो, 2-4 घंटे में और जी लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन सारी बदमाशी है। ये ब्राह्मण का जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता। ये अंग्रेजों ने तय किया था, 1919 में तय किया था कि ब्राह्मण हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर, देयरफॉर दे आर नॉट सपोज टू बी वर्क इन जुडिशरी। ये जुडिशरी के लिए फिट फॉर नहीं है। आज 99% हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो मनमानी कर रहा है। वो मनुस्मृति के आधार पर फैसले दे रहा है, संविधान के आधार पर नहीं। जबकि आर्टिकल 29 विदिन ब्रैकेट 1 में जोड़ दे के कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें, हम अपनी कल्चर को फॉलो करें। और हिजाब हमारी मुस्लिम कल्चर का, इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। उस पर किसी भी कोर्ट को कोई वर्डिक्ट देने का कोई राइट ही नहीं है। ये बिल्कुल है। तो लगता है कि ये जो कोर्ट जिस तरफ बढ़ रहा तेजी से,
संविधान कम और मैंने दूसरी तमाम बातें पंचायती कर देना, ये कर देना, इस पे भी एक डिबेट होना चाहिए बड़ा। देखिए बिल्कुल होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन और कोर्ट, यहाँ के जो कोर्ट हैं, इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के जरिए ये सारा ये बदमाशी हो रही है। हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बना दिया है। ये माइक्रो माइनॉरिटी हैं, मुश्किल से जो सारी बदमाशियाँ करने वाले, चाहे कोर्ट में बैठा हो ब्राह्मण, चाहे कहीं और बैठा हो, सारी बदमाशियाँ ब्राह्मण ठाकुरों ने की हैं। ये इतिहास गवाह है। ये बहन बेटियों को किसी को नहीं बख्शा। इन्होंने कानून भी इस तरह के बनाए। इनके कहर से बचने के लिए हमारे लोग, पर्दा प्रथा यहाँ शुरू हुई, उससे पहले इस्लाम के आने से पहले पर्दा प्रथा शुरू हो गई है। इस्लाम तो बाद में आया है। तो कौन चाहेगा कि इनकी बहन बेटियों को छेड़खानी कराए, कि कोई गलत तरीके से पेश आए। तो इसलिए यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय परिवेश में यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो गया। हिजाब बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक वकालत करूँगा कि भाई मुसलमानों के साथ साथ दलित महिलाओं को भी हिजाब का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने शरीर को रखना चाहिए, और यहाँ तक बुर्का भी पहनना चाहिए इनके कहर से बचने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अपने इस फैसले से आप भी बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हैं? देखिए, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट के जो बाबरी मस्जिद पर फैसला आया उसके बाद तो यहाँ की न्यायिक व्यवस्था से मेरा भरोसा उठ गया। मैं इन पर नहीं करता। मैं तो इन द कोर्ट ऑफ पीपल, चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, अगर मुसलमान कुछ नहीं करेंगे तो हिजाब के मामले पर भाई तेज सिंह को आंदोलन करना पड़ेगा। इन हिंदुओं को इनकी औकात बतानी पड़ेगी। इसके लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल।